अब बात उत्तराखंड त्रासदी की करते हैं। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड त्रासदी का सबसे सनसनीखेज और सबसे खौफनाक वीडियो सामने आया है। रविवार को आई तबाही के दौरान लोग डैम पर भागते दिखे। जान बचाने के लिए वे डैम में एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ भाग रहे थे और उनके सामने तेज रफ्तार से सैलाब आ रहा था। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ता हुआ जल का जलजला उनकी तरफ बढ़ रहा था और तकरीबन आधा दर्जन लोग डैम पर फंसे हुए थे। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। लाल घेरे में, काले घेरे में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो उन लोगों की है जो इस सैलाब से बच नहीं सके। और तस्वीरें देखिए, दुर्भाग्यजनक तस्वीरें। ये लोग इस सैलाब के साथ बह गए। सबसे खौफनाक वीडियो अभी तक का उत्तराखंड की त्रासदी के बाद जो वीडियो तीसरे दिन सामने आया है डैम पर, तपोवन के विष्णुघाट डैम पर की ये तस्वीरें हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता वरुण जैन ग्राउंड जीरो से तपोवन से सीधे जुड़ गए हैं। तपोवन का रुख कर लेते हैं। वरुण, ये तस्वीरें जो आई हैं ये बेहद डरावनी हैं। ऐसे ना जाने कितने लोगों की तस्वीरें जो कैमरे नहीं कैद कर पाए, वो उनकी खोज अभी भी जारी है। जी बिल्कुल विकास, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 150 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी लापता है। कितने लोग इस तरीके से पानी में बह गए जिनका भी कुछ नहीं पता चल पाया। और जिस तपोवन डैम की ये तस्वीरें आई है बैराज की, मैं बिल्कुल ठीक उसके सामने खड़ा हूँ। आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं जिस आखिरी छोर पर वो मजदूर जो नज़र आ रहे हैं अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे, उस आखिरी छोर पर अभी भी आप देखेंगे तो कितना मिट्टी अभी भी वहाँ पर भरी है। यहाँ आप दूर से देख रहे हैं लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ करीब 5 से 7 फीट की ये मिट्टी यहाँ पर है। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके का सैलाब का वो भयावह रूप था कि 30-35 फीट का ये बैराज हमें नज़र आ रहा है। उसके नीचे 35 फीट की मिट्टी, करीब 70-80 फीट की हाइट से 300-350 किलोमीटर की रफ्तार से सामने से यूँ सैलाब आया और वो लोग किसी तरीके से भाग रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे। पूरे इस बैराज पर भागते भागते इस आखिरी छोर पर आ गए। वो आखिरी छोर कैमरामैन आपको फोकस करके दिखा रहे हैं और इसी छोर पर बहाव आई, लहर आई और उनको अपनी आगोश में ले लिया, बहा लिया। क्या स्थिति है, क्या वो जिंदा होंगे नहीं होंगे, अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है क्योंकि वो कौन कौन लोग थे अभी पहचान नहीं हो पाई है। कुछ ही आगे जाकर वो टनल भी है, उस टनल के अंदर पानी भरा था, वहाँ भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो बेहद भयावह मंजर, जो सबसे ज़्यादा नुकसान की तस्वीरें देखने को मिल रही है वो इसी तपोवन बैराज की मिल रही है, जहां पर जो 300-350 किलोमीटर की रफ्तार से सैलाब आया, बैराज से टकराया, बैराज को तोड़ता हुआ, उसके अंदर छेद करता हुआ। आप देखिए यहाँ पर दीवार भी टूटी हुई है बैराज की, इस दीवार को छेद करता हुआ आगे बढ़ा और टनल के अंदर घुस गया। 2 किलोमीटर लंबी टनल जिसके अंदर 30-35 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, वहाँ भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो बेहद भयावह तस्वीर है विकास। और जो ये वीडियो आया उससे तो पता चल गया साफ कि उस समय क्या मंजर था। जो लोग जिन्होंने इसको फेस किया, जो आसपास खड़े थे, उनके मन में भी किस तरह का खौफ था इस पूरे सैलाब को देखकर। जी विकास। वरुण, ये तस्वीरें, ये जगह इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि हर तरफ खूबसूरत पानी होता था, वादियां आसपास, लोग यहाँ खूबसूरती देखने के लिए आते थे। लेकिन अभी यहाँ कीचड़ और मलबे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में कोई अपडेट? जी कुमकुम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए तस्वीरें तो अभी भी बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन वो पल, वो जो सैलाब आ रहा था, वो उस समय का मंजर बहुत भयावह था। आसपास आप देखिए कितने खूबसूरत चट्टाने और गांव हैं, लेकिन अगर इन गांव से नीचे अपना कैमरा इस नदी के तट पर, इसके तल पर अगर घुमा दे तो अब यहाँ पर सिर्फ कीचड़ और कीचड़ गाद ही गाद है। और ये नहीं कि जो तट था वो इतना ही था, करीब 30 से 35 फीट की। कुमकुम आप अंदाजा लगाइए, यहाँ पर मिट्टी भर चुकी है, यानी कि पहले जो लेवल था वो बहुत नीचे था इसके तट का। और रही बात रेस्क्यू ऑपरेशन की, रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहा है। आर्मी आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं, लेकिन बहुत खास सफलता नहीं मिली कुमकुम। जब मैं सुबह पहुंचा हूं, एक्सपर्ट से, मेजर जो वहां पर थे उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि 120 मीटर तक की अभी विजिबिलिटी है। जो पहुंच पाए हैं वो करीब 80-90 मीटर तक ही पहुंच पाए और अभी 180 मीटर का टारगेट है। 72 घंटे लगभग बीतने को है, तो आप अंदाजा लगाइए अभी कितना और समय लगेगा। जी बिल्कुल वरुण, आप हमारे साथ लाइव है, लेकिन आपकी एक रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखाना
जाना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड में आई तबाही के दौरान तपोवन के टनल में 35 लोग फंस गए थे। सेना सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अभी तक सुरंग में रेस्क्यू को लेकर क्या कुछ अपडेट है, एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन ने बात की सेना के मेजर जीएस पवार से। आर्मी से मेजर जीएस पवार हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको लीड कर रहे हैं। पवार साहब, अभी क्या अपडेट है, कितना हम प्रोग्रेस कर पाए हैं, क्योंकि दिन रात काम चल रहा है मिट्टी निकालने का ये ऑपरेशन? हम लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है। जो हमारी गाड़ी जो जा रही है, ये जो हमारा लोडर जा रहा है, ये जा पा रहा है करीब 90 मीटर के आसपास तक, और उसके बाकायदा आगे 120 मीटर तक की विजिबिलिटी है हमारी। मतलब अगर हम जवानों को, इंसानों को अगर भेजना चाहते हैं देखने के लिए, मौके का मुआयना करने के लिए, तो करीब 120 मीटर तक हम भेज पा रहे हैं। आगे अभी और कितना हमें जाना है, फर्दर कितना आगे बढ़ना पड़ेगा? जो हमारे यहाँ पे जीएम साहब जो हैं, जो इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं, उनसे जो बात हुई है बाकायदा, आपने कल भी देखा होगा, काफ़ी सारे साइट मैप्स वगैरह भी निकल के आए हैं। उनके हिसाब से हमें 180 मीटर्स तक जाना है। 180 मीटर्स पर एक ऑक्सिलरी टनल है जिसके अंदर कि इट इज़ एक्सपेक्टेड के लोग फंस रखे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना, आईटीबीपी, एसडीपीपी और इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा स्थानीय पुलिस भी लगी हुई है, लेकिन अभी भी टनल 2 में से 32 लोगों की जान बचाना बाकी है। उत्तराखंड में हुए हादसे में अब तक 32 शव बरामद हो चुके हैं। अभी भी 174 लोग लापता हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि इस हादसे का जिम्मेदार आखिर है कौन? उत्तराखंड में आई तबाही का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या बार बार की चेतावनी को अनसुना किया गया? क्या विकास के बांध के लिए विनाश को निमंत्रण दिया गया? प्रकृति से कैसे छेड़छाड़ हुई? इसे समझने के लिए आपको उत्तराखंड के रैणी गांव के लोगों की बात सुननी चाहिए, जिन्होंने प्रोजेक्ट के खिलाफ हाईकोर्ट तक अपील की, लेकिन नतीजे में उन्हीं के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए। मैं हाईकोर्ट में खुद पिटीशन डाल रखा है मैंने कि इस प्रकार से ये जो हमारे यहाँ पे हैं, ये खतरे से खाली नहीं है। आप लोग लिया हमारा जो अपने निजी लैंड है उसको मत रिक्वायर करो, हमें उसको कृषि के लिए योग्य रहने दो। जिसने भी आवाज़ उठाई वो उन्हीं पे पूरा एफआईआर दर्ज कराया गया। अब जरा हादसे पर एक नजर डालिए। बाढ़ नीचे की तरफ चलता है तो उसको रुकावट मिलती है। पहले एक ब्रिज मिलता है, ब्रिज को उड़ा देता है, फिर वो छोटा बांध आता है 13 मेगावाट वाला, उसको ख़त्म कर देता है, और फिर धौलीगंगा घाटी में जब घुसता है तो उसकी पहली रुकावट आती है तपोवन विष्णुगाड़ का बराज, और उसको वो तोड़ देता है। सवाल उठ रहे हैं कि हिमस्खलन और लैंडस्लाइड के खतरे के बारे में पता होने के बाद भी प्रोजेक्ट को मंजूरी कैसे मिली? केंद्र के द्वारा संरक्षित क्षेत्र माना गया था। उसी क्षेत्र में जहां दूसरे अधिकारों को आप हनन कर देते हैं, ऐसे में एक योजना का हाइड्रो पावर बांध का निर्माण सवाल तो खड़े करेगा ही। हैरानी की बात है कि इस मामले में केंद्र सरकार के मंत्रालय तक की नहीं सुनी गई। तपोवन बिजली प्रोजेक्ट पर 2016 में गंगा शुद्धिकरण मंत्रालय ने ऐतराज किया था। मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर नए बांध और पावर प्रोजेक्ट को खतरनाक बताया था। हालांकि पर्यावरण मंत्रालय ने इसका विरोध किया था। उस वक्त की गंगा मंत्रालय की मंत्री उमा भारती ने हादसे को लेकर ट्वीट कर एक बार फिर अपनी उस चेतावनी को याद दिलाया है। इस संबंध में मैंने, जब मैं मंत्री थी, तब अपने मंत्रालय की तरफ से हिमालय उत्तराखंड के बांधों के बारे में जो एफिडेविट दिया था, उसमें यही आग्रह किया था कि हिमालय की पहाड़ियां बेहद संवेदनशील हैं, इसलिए गंगा और उसकी मुख्य सहायक नदियों पर पावर प्रोजेक्ट नहीं बनने चाहिए। 2013 की केदारनाथ त्रासदी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रकृति के साथ मानवीय छेड़छाड़ से होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं पर संज्ञान लिया। उत्तराखंड में निर्माणाधीन बिजली परियोजनाओं पर अंतरिम रोक लगाई और सरकार से उन पर अध्ययन करने के लिए कहा। तब पर्यावरणविद रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट बॉडी का गठन हुआ, जिसने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में इस तरह की बिजली परियोजनाओं को विनाशकारी बताया। लेकिन केंद्र और उत्तराखंड सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट को ये कहकर नहीं माना कि वो सामान्य धारणा पर आधारित है और उसके पीछे कोई रिसर्च नहीं है। कोर्ट में राज्य की बिजली जरूरतों का हवाला भी दिया गया। उत्तराखंड सरकार ने निर्माण खर्च का हवाला देते हुए रोक हटाने की मांग की। रोके गए 24 प्रोजेक्ट और 6 हाइडल पावर प्रोजेक्ट बना रही कंपनियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। 2016 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अपने स्टैंड में बदलाव की बात कही। मंत्रालय का कहना था कि निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव कर पावर प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से इस पर जवाब मांगा था।
तब से लेकर अब तक इस मामले में आगे की सुनवाई नहीं हुई है। नए विज्ञान जो कि चंद्रमा तक जा सकता है, बृहस्पति की खोज कर सकता है, क्या वो विज्ञान इस तरफ नहीं झोंका जाएगा कि हम इन तरह की जल ऊर्जाओं का तरीका बांध नहीं कोई अन्य माध्यम बनाएं, कोई विकल्प पर चर्चा करें। आपदा के बाद अब पर्यावरणविद भी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या बांध ही विकास के प्रतीक हैं? क्या बिजली बनाने के दूसरे तरीकों पर सोचा नहीं जा सकता ताकि कुदरत के साथ छेड़छाड़ को कम किया जा सके? समय है कि हम कोसा काशी पे न लगें, हम दूसरों की आलोचनाओं से न जुटें, बल्कि सामूहिक रूप से एक मत बनाते हुए आगे वाले समय की रणनीति को बेहतर करें ताकि इस तरह की घटनाओं से हम आने वाले समय में बच सकें। उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं का जाल है। छोटी बड़ी कई परियोजनाएं यहाँ चल रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने 2005 से 2020 के बीच 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो क्या ये सब बिना सोचे समझे हो रहा है? आपदा को टाला नहीं जा सकता, लेकिन त्रासदी को न्योता देना, खतरे को नजरअंदाज करना घोर लापरवाही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।